आज हम देखने वाले हैं विलन। कहानी की शुरुआत में हम 3 लोगों को देखते हैं जो किसी जगह की डील करने के लिए किसी के पास आए हुए हैं। वह आदमी उन्हें डील करने से पहले अपने लैपटॉप में एक ड्रग रिलेटेड न्यूज़ दिखाता है, जिसे देखकर उन तीनों में से 2 लोग तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर वह आदमी गन पॉइंट पर उन तीनों को जहर भरा इंजेक्शन लगा देता है। उसी वक्त उन तीनों की मौत हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर एक औरत बुर्का पहने हुए काफी डरी सहमी पहुंची है और उसे दूर से पुलिस ऑफिसर हर्षिता चोपड़ा देख लेती है। हर्षिता उस औरत के पास आकर उसकी परेशानी के बारे में पूछती है, लेकिन वह औरत वहां से चली जाती है बिना कोई कुछ कहे। औरत सिर्फ एक ही चीज कहती है कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। अब अगली सुबह मूवी के मेन कैरेक्टर एडीजीपी से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिनका नाम है मैथ्यू। मैथ्यू कारखाने में खड़ा होकर एक्सीडेंट से हुए ट्रक को देख रहा होता है, जिसके बाद डीजीपी के पास पहुंचता है। डीजीपी मैथ्यू से कहते हैं कि तुम 7 महीने के बाद ज्वाइन कर रहे हो और आज शाम को ही नौकरी छोड़ रहे हो, वो भी ये सब जानते हुए कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। डीजीपी फिर मैथ्यू को अपने स्वास्थ्य समस्याएं के बारे में बताता है और कहता है कि आज टेस्ट रिजल्ट्स आने वाले हैं, पता नहीं इसमें क्या होगा। डीजीपी के घर से निकलकर मैथ्यू अपने ऑफिस में आ जाता है, जहां पर आईजीपी उसे बताता है कि एक केस आया है जिसमें 3 लोगों का मर्डर हुआ है। उसमें एक आदमी तो हमारा रिटायर ऑफिसर एसीपी विनोद इब्राहिम था। मैथ्यू आईजीपी से कहता है कि मेरी ड्यूटी तो आज शाम को 5 बजे तक है और मैं अपना आखिरी क्राइम सीन बस आखिरी बार देखना चाहता हूं। वारदात वाली जगह के पास जाते हैं। आईजीपी मैथ्यू को सारी डिटेल्स बताता है, जिसमें आईजीपी कहता है कि एक डेड बॉडी तो धड़ाका मेडिसिटी के मालिक डॉक्टर दानिश की है, दूसरी बॉडी है स्टेट ड्रग कंट्रोलर मोहन नायर की और तीसरी बॉडी हमारे रिटायर्ड ऑफिसर विनोद अब्राहम की। आईजीपी आगे बताता है कि विनोद की रियल एस्टेट माफिया के साथ बहुत सारे कनेक्शन थे और रिटायरमेंट के बाद तो वह पूरी तरह से रियल एस्टेट में घुस गए थे। जिस बिल्डिंग में मर्डर हुआ वह बहुत ही पुरानी है और बिल्डिंग के मालिकों के बीच कुछ झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से बिल्डिंग पूरी तरह बंद पड़ी थी। वहां फैमिली ट्रस्ट ने जो क्लोनिंग एजेंसी थी उसे अपॉइंट किया था, जो हर शुक्रवार को बिल्डिंग में सफाई करने के लिए आती थी और सफाई कर्मचारियों ने ही सुबह वह लाश देखी। अब ये सारी बात सुनकर मैथ्यू क्राइम सीन पर पहुंचकर वहां पर क्या क्या हुआ होगा वो इमेजिन करने लगता है। साथ ही हर्षिता आईजीपी शेरनी को बताती है कि मेरे साथ रास्ते में एक वाकया हुआ, जहां पर मेरे पास एक बुरखे में औरत आई और वह कुछ हड़बड़ा रही थी। मुझे तो लगता है कि उस केस का इससे कोई ना कोई कनेक्शन है, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में मैं बैठी हुई थी वो लोकेशन और जहां पर मर्डर हुआ वह लोकेशन ज्यादा दूर नहीं थी। लेकिन यह सुनने के बाद भी शेरनी ने उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। अब मैथ्यू भी क्राइम सीन देखकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद कहानी आती है 7 महीने पहले, जहां मैथ्यू पार्टी में ड्रग्स सप्लायर फ्लेक्स को पकड़ता है। यहां तक कि फ्लेक्स मैथ्यू को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ्यू एक वफादार ऑफिसर है। मैथ्यू ड्रग्स को जब्त करके फ्लेक्स को भी अरेस्ट कर लेता है। बाद में जब मैथ्यू फ्लेक्स से पूछताछ करता है तो फ्लेक्स उसे कुछ नहीं बताता। अब दिखाते हैं मैथ्यू की बेटी भी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रही है, जिसके चलते मैथ्यू को अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करनी होती है। तो मैथ्यू इकबाल को फ्लेक्स की देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी देता है और वहां से अपनी बेटी के साथ शॉपिंग के लिए पहुंच जाता है, जहां हमें यह पता चलता है कि मैथ्यू की बीवी भी एक डॉक्टर है। इसके बाद सीन आता है प्रेजेंट में, जहां मैथ्यू सुबह उठकर बैग पैक करके कहीं जाने के लिए निकलने लगता है, लेकिन घर से बाहर आईजीपी शेरनी मैथ्यू से कहता है कि डीजीपी आपको एक बार मिलना चाहते हैं। मैथ्यू जब डीजीपी के पास पहुंचता है तो डीजीपी उसे बताता है कि टेस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं और मुझे कैंसर है। इस केस को लेकर मैं पहले से टेंशन में था और अभी रिपोर्ट ने मेरी टेंशन और बढ़ा दी है। ये सुनने के बाद मैथ्यू अपने जाने का फैसला बदल लेता है और इस केस को सॉल्व करने का डिसाइड करता है। फिर मैथ्यू हर्षिता से रेस्टोरेंट वाले वाक्य के बारे में पूछता है कि हुआ क्या था। हर्षिता उसे बताती है कि कैसे वो औरत बहुत डरी हुई थी और मैंने उसको कहा कि मैं पुलिस वाली हूं, तो वह औरत एकदम से खड़ी हुई और शीशे में देखकर तुरंत चली गई। अब मैं यही सोचकर परेशान हूं कि उसे प्रॉब्लम क्या रही होगी। फिर मैथ्यू भी अपना दिमाग लगाकर कुछ वैसा ही सीन क्रिएट करने की कोशिश करता है। वह हर्षिता को शीशे में देखने को कहता है और वैसा ही करने को कहता है जैसे उस महिला ने किया था। हर्षिता शीशे के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन शीशा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, मतलब उसके बाहर नहीं देखा जाता। अब इकबाल कहता है कि उस महिला ने पक्का किसी की परछाई पीछे देखी होगी और वह यह सब कुछ जो भी कर रही थी, इसके पीछे उसका मेन कारण था उस टेबल पर बैठे आदमी का आकर्षण अपनी तरफ करना। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि उस दिन उस टेबल पर मैथ्यू ही बैठा हुआ था। फिर मैथ्यू बताता है कि मैं रोज डिनर करने इस रेस्टोरेंट 8 बजे जाता हूँ। उस दिन भी मैं यहीं पर मौजूद था। उस औरत का मकसद मेरे ख्याल से मेरा ध्यान खींचना था। शायद वह मुझसे कुछ मदद मांगना चाहती थी, लेकिन हर्षिता, उस समय तुम्हारा ध्यान उस पर पड़ा।
मैंने उस पर उस समय उतना ध्यान नहीं दिया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। तभी हर्षिता बताती है कि उसने ब्लैक नेल पेंट और हाथों में टैटू बना हुआ था। वह पढ़ी लिखी लग रही थी, उसकी बातों से यही लग रहा था, और उसने बूट भी पहने हुए थे। और मैथ्यू उन मरे हुए लोगों की कुंडली निकालने लगता है, जहां उसे 2 लोगों का एक साथ कनेक्शन पता चलता है। मैथ्यू को पता चलता है कि कुछ महीने पहले डेंगू के लिए बिना लाइसेंस के ट्रक की वजह से 8 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसमें ट्रक कंट्रोलर मोहन नायर और ठहराकर मेडिसिटी का मालिक डॉ दानिश भी इन्वॉल्व था। लेकिन उस समय तो दोनों बच गए थे। इकबाल ये भी बताता है कि विनोद सर इन दोनों के रियल एस्टेट एजेंट है। इसके अलावा और कोई कनेक्शन विनोद सर का इनके साथ नहीं मिलता। साथ ही वह कहता है कि विनोद के 2 क्लोज बंदे भी थे, जिनका नाम जॉली ज्वाइंट और पाइप पांडे था। इन्हीं दोनों के चलते वह अपने गैर कानूनी जमीन का धंधा चलाता था। फिर मैथ्यू भी पूछताछ के लिए इकबाल को उन दोनों के पास भेज देता है, जहां इकबाल को कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। लेकिन वह इकबाल से ये कहते हैं कि अगर आपको कभी भी फिश मशरूम केमिकल्स चाहिए हो तो कांटेक्ट कीजिएगा। वापस आकर इकबाल ये सारी बातें मैथ्यू को बताता है। अब मैथ्यू भी अनुमान लगाता है कि आखिर हुआ क्या होगा। मैथ्यू कहता है कि गुरुवार की रात जानबूझकर डिसाइड की गई थी ताकि लोगों को शुक्रवार को उन तीनों की डेड बॉडी के बारे में पता चल पाए, और जिन 3 लोगों की मौत हुई थी वह उस बिल्डिंग की डील के लिए वहां पर आए होंगे, जिन्हें 2 किलर्स ने पॉइंट पर जहरीला इंजेक्शन लगाया होगा। और मुझे लगता है कि किलर ने अपने आप को पति पत्नी ही बताया होगा ताकि वह डील थोड़ी वास्तविक लगे। अगले दिन हर्षिता इकबाल से मैथ्यू सर के बारे में पूछती है, जिस पर कहानी आती है फ्लैशबैक में, जहां मैथ्यू अपनी बेटी और पत्नी के साथ दिल्ली जा रहा था। लेकिन तभी उसे कॉल आता है कि फ्लेक्स फरार हो गया, जिस पर मैथ्यू वापस निकल जाता है, अपनी बेटी और बीवी को दिल्ली के लिए भेज देता है। लेकिन कुछ देर के बाद मैथ्यू की बीवी नीलिमा और बेटी का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जहां हॉस्पिटल ले जाते वक्त मैथ्यू की बेटी तो मर जाती है, लेकिन मैथ्यू की बीवी नीलिमा बहुत बुरी हालत में होती है। अब जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था उसने भी उम्मीद छोड़ दी होती है। बेचारी की 6 महीने के बाद डेथ भी हो जाती है। इसके बाद सीन आता है मैथ्यू उन 8 बच्चों की तस्वीर निकालकर क्राइम सीन पर पहुंचता है, जहां उसको एक नए फ्रेम में उन्हीं 8 बच्चों की फोटो मिलती है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि किस वजह से डॉक्टर दानेश्वर मोहन नायर को मारा गया। मतलब ये है कि इन 8 बच्चों की जान के पीछे डॉक्टर दानिश और मोहन नायर है। इन्हीं की वजह से उनकी जान गई। तभी हर्षिता पूछती है, फिर विनोद सर का इस केस से क्या कनेक्शन है? मैथ्यू कहता है कि इसी का जवाब तो हमें ढूंढना है, लेकिन एक बात तो साफ है, इन हत्याओं को जो भी अंजाम दे रहा है उसका सीधा मतलब है मासूमों को इंसाफ दिलाना, और उसका तरीका गलत है। और मुझे लगता है कि ऐसी और भी हत्याएं होंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक क्लब में, जहां पार्टी के बाद एक लड़की किसी डील करवाने के लिए वहां पर पहुंचती है। वहां उसके साथ एक लड़का भी है जो लैपटॉप में एक फीमेल पेशेंट की फोटो दिखाकर 2 लोगों को पेट में नुकीली चीज घुसाकर मार देता है और तीसरे वाले को इंजेक्शन लगाकर। यह सब वह तभी कर पाते हैं जब लड़की गन पॉइंट पर उन सभी को रखती है। अब अगले दिन पुलिस को इन 3 मर्डर्स की जानकारी मिल जाती है। जब इकबाल मैथ्यू को विवरण देता है तो मैथ्यू को पता चल जाता है कि 3 में से 2 लोग तो रेप केस के आरोपी थे, और ये 2 वही थे दोस्तों जिनको उस लड़के ने चाकू से मारा। और उस समय उस रेप केस को विनोद ही इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन विनोद ने उन दोनों को बचा लिया और उस केस को लेकर मीडिया में काफी चर्चा भी हुई थी, लेकिन वह आज तक पेंडिंग चल रहा है। अब हर्षिता पहले जिन 3 लोगों का मर्डर हुआ था और अब जिन 3 लोगों का मर्डर हुआ है और उनके बीच के कनेक्शन को निकालती है, तो वह समझ पाती है कि पहले जो 3 लोग मरे थे उसमें से विनोद का कनेक्शन अभी जो लेटेस्ट में 2 लोग नाइफ से मरे हैं उनके साथ है, और जो तीसरा था, मतलब जिसे इंजेक्शन से मारा था, वह रियल एस्टेट की हस्ती कुमार है, और अब आगे जो भी होगा वह उसी से कनेक्टेड होगा। पहले 3 मर्डर की रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें मैथ्यू को यह पता चलता है कि उन्हें एक बहुत ही रेयर फिश का जहर देकर मारा गया था। फिर मैथ्यू इकबाल को उन्हीं 2 आदमियों को पकड़ने के लिए कहता है जो विनोद के आदमी थे, मतलब जो मछली पकड़ने का काम करते थे। जिसके बाद मैथ्यू को बताते हैं कि एक औरत ने वह जहर मंगवाया था, लेकिन हम उसे देख नहीं पाए। मैथ्यू को अपनी इन्वेस्टिगेशन से मेडिसिटी के इन दोनों केस में कनेक्शन होना का शक होता है, जिस पर उठाकर मेडिसिटी पहुंच जाता है। वहीं हर्षिता भी मैथ्यू की फैमिली एक्सीडेंट के ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेट करने लगती है कि वो एक्सीडेंट हुआ कैसे। मैथ्यू मेडिसिटी में अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तभी उसे वहां पर डॉक्टर शक्ति के बारे में पता चलता है। मैथ्यू को पता चलता है कि डॉक्टर शक्ति का नाम कॉलेज की रैंक लिस्ट में आया था, लेकिन उसका नाम फाइनल लिस्ट से हटा दिया गया क्योंकि उस समय मैनेजमेंट के किसी बड़े आदमी के लड़के को उसकी जगह दे दी गई। उसके फादर इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी वजह से उसके फादर ने अपने आप को जला दिया ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल पाए। उसके बाद स्टूडेंट्स ने जमकर प्रोटेस्ट किया, तब जाकर सरकार को मानना पड़ा
और शक्ति को कॉलेज में एडमिशन मिल गया। लेकिन वह किसी से बात नहीं करता था, अकेले रहता था, वह भी गुस्से में। मैथ्यू अपने ऑफिस आकर शक्ति की सारी जानकारी अपने ऑफिसर्स को देता है। मैथ्यू बताता है कि उन 8 बच्चों की मौत उस लाइडियचकी का रेप केस इसी मेडिसिटी में ही चला था और यहीं पर शक्ति पढ़ता भी था। उसने अपनी आंखों के सामने ही उन 8 बच्चों की मासूम जाने और उस लाइडियचकी के रेप केस को देखा था और इसीलिए वह उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए खुद आगे क्या, उसके साथ जो लड़की है उसका नाम डॉक्टर है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सारी जानकारी देने के बाद मैथ्यू सीधे डीजीपी से इजाजत लेता है क्योंकि सारा केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, बस देरी है। तो शक्ति के खिलाफ सबूत ढूंढने की मैथ्यू वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से हर्षिता आकर मैथ्यू को बता देती है कि आपकी फैमिली को मरवाया गया था। मैथ्यू कहते हैं, मैं जानता हूं क्योंकि मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मैं तुरंत पुलिस के कारखाने में ट्रक को देखकर समझ गया था कि ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया। फिर वह बाहर आया, फिर उसे किसी ने डंडे से मार दिया और ट्रक के शीशे को भी तोड़ दिया ताकि यह प्योर एक्सीडेंट लगे। हर्षिता कहती है, तो फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया? मैथ्यू भी कहता है कि एक बार जिन्हें खो दो वो वापस तो नहीं आ सकते ना। इसी बीच मैथ्यू को एक मेल आता है जो डॉक्टर का होता है। डॉक्टर मैथ्यू को बताती है कि आपकी फैमिली को मारने वाला फ्लेक्स था और मैं आपको उसकी लोकेशन भेज रही हूँ। अच्छा मौका है बदला लेने का। फिर मैथ्यू फुटबॉल को लेकर फ्लेक्स को पकड़ने के लिए पहुंच जाता है, जहां जबरदस्त फाइट सीन के बाद मैथ्यू फ्लेक्स को पकड़ लेता है। फिर फ्लेक्स पकड़े जाने पर खुलासा करता है कि आपकी पत्नी और बेटी को मैंने ही मरवाया था। साथ ही वो एक शॉकिंग बात रिवील करता है कि मेरी भागने में मदद इकबाल ने ही की थी। लेकिन हमें पता चलता है कि इकबाल ने मजबूरी में क्या था, क्योंकि उसकी बेटी को बड़े कॉलेज में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए फ्लेक्स को छुड़ाकर उसने पैसे लिए। मैथ्यू इकबाल को कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक चीज के कि इकबाल तुम सरेंडर करने के लिए रेडी रहो। मैथ्यू फेलिक्स को मारने तो जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि यह सब कुछ मेरे हाथों डॉक्टर शक्ति ही करवाना चाहता है, लेकिन मैथ्यू ऐसा नहीं करना चाहता। और एक बार और फ्लेक्स को गिरफ्तार करवाकर मैथ्यू अपनी बीवी की खरीदी गई उस जमीन पर पहुंचता है जहां उसे नीलिमा के साथ बिताए हुए वो पल याद आते हैं। अब हर्षिता को मैथ्यू एक सीसीटीवी फुटेज भेजता है, उसको एक वॉइस भी डालता है। वह कहता है कि मेडिसिटी में एक दिन हमारे डीजीपी गए थे। वह उस दिन एक एक्टिविस्ट के पास गए थे जो कि बुरी हालत में था। वह एक्टिविस्ट कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आया था, जिसकी वजह से कुमार का मॉल प्रोजेक्ट बंद हुआ था। और उस दिन डीजीपी के साथ कुमार भी बगल में था। डीजीपी ने ही उस एक्टिविस्ट को धमकी दी थी कि यह केस वापस ले लो वरना अच्छा नहीं होगा। और वह एक्टिविस्ट डॉक्टर शक्ति को बहुत अच्छे से जानता था। उसने यह सारी बातें डॉक्टर शक्ति को बता दी। फिर उस एक्टिविस्ट के डिस्चार्ज होने के 2 दिन के बाद ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और डॉक्टर शक्ति को जब यह बात पता चलती है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यहां से सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर शक्ति पर, जो डीजीपी को किडनैप करके अपने साथ लेकर जाता है। वहीं मैथ्यू को डीजीपी के किडनैप होने की खबर मिलती है। साथ ही डॉक्टर शक्ति मैथ्यू से मिलना चाहता है, इसीलिए मैथ्यू भी अकेले ही डॉक्टर शक्ति से मिलने के लिए निकल जाता है। जहां डॉक्टर श्रेया मैथ्यू को प्यार से पूछती है कि आपको हमारे साथ चलना है तो पहले बेहोश होना पड़ेगा। वह भी तैयार हो जाता है। अब जब मैथ्यू को होश आता है तो डॉक्टर शक्ति को अपने सामने पाता है। शक्ति मैथ्यू से मिलकर उसकी तारीफ करता है और शक्ति कहता है कि मुझे इतने कम समय में ढूंढना वाकई काबिले तारीफ है। बातों ही बातों में मैथ्यू डॉ शक्ति को समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो यह सब कुछ कर रहे हो वो गलत है, लेकिन डॉक्टर शक्ति तो कुछ भी समझना नहीं चाहता। साथ ही श्रेया को देखते हैं तो उसे फील होता है कि उन्होंने जो भी किया वो गलत किया। भले ही उन्होंने सही किया लेकिन गलत तरीके से किया। जिसके बाद डॉक्टर शक्ति खुलासा करता है कि आप भी मेरी तरह है, आप भी दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। उस दिन आपने अपनी बीवी के साथ वही किया। और यहाँ हमें पता चलता है फ्लैशबैक में मैथ्यू को डॉक्टर ने कहा था, अब कोई उम्मीद नहीं है तुम्हारे बीवी के बचने की, वो इसी तरह तड़पती रहेगी। मैथ्यू के बीवी नीलिमा मैथ्यू से कहती है, अब मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता, मुझे इस दर्द से आज़ाद कर दो। और फिर मैथ्यू ने नीलिमा को इंजेक्शन देकर मार दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि उसकी बीवी ज्यादा दर्द न महसूस कर पाए। उस समय डॉक्टर शक्ति भी वहां था, जिसने मैथ्यू के हालातों को समझा और सारे सबूत मिटा दिए। और प्रेजेंट में आकर डॉक्टर शक्ति मैथ्यू से यह पूछता है कि आपने कानून को तोड़ा और अपनी बीवी को मुक्त किया। मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मासूमों को इंसाफ दे रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ, विलन मैं हूँ या तुम? मैथ्यू उसे समझाने लगता है कि हम एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। तुम भी जानते हो कि वह किस दर्द से गुजर रही थी। और जब मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हें इस दर्द से आज़ाद कर दूं, तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने उसे मारा प्यार के खातिर, लेकिन तुम लोगों को मारते हो नफरत के खातिर। लेकिन शक्ति उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था। वो मैथ्यू को बिठाकर डीजीपी को लेने के लिए चला जाता है। पीछे से मैथ्यू श्रेया को समझाने लगता है। श्रेया समझ रही होती है, उसे सही गलत का पता चल चुका था। फिर शक्ति डीजीपी को वहां पर लेकर आता है।
डीजीपी कहता है कि मैंने उस आदमी को नहीं मारा, मैंने उस एक्टिविस्ट का एक्सीडेंट नहीं करवाया, वह असल में एक्सीडेंट था। लेकिन शक्ति के सर पर खून सवार था। डीजीपी को बचाने के लिए मैथ्यू और शक्ति के बीच खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में शक्ति को मैथ्यू हरा देता है। और जैसे ही वो श्रेया की तरफ बढ़ने लगता है, तभी श्रेया उन पर गन तान देती है, लेकिन श्रेया गोली पीछे खड़े शक्ति पर चलाती है। मैथ्यू श्रेया के हाथ से गन लेकर शक्ति के पैरों पर शूट करता है और फिर यहाँ पर डीजीपी को छुड़ाकर मैथ्यू पुलिस को कॉल कर देता है और खुद आत्मसमर्पण हो जाती है। इसके बाद सभी गिरफ्तार हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू सो मच।